आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कहा गया मैन ऑफ मास m हैविंग ए बैग ऑफ मास m slips from the roof of a tall building of height h capital H and start falling vertically. When a height h from the ground, he notices that ground below him is pretty hard, but there is a pond at a horizontal distance x from the line of the ball. In order to save himself, he throws the bag horizontally in the direction opposite to the pond. Calculate the minimum horizontal velocity imparted to the bag so that man lands in the water. If the man just succeeds to avoid the hard ground, where will the bag land? तो दो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ से सीन हम समझते हैं कि यहाँ से चलना शुरू करता है और जैसे ही एच हाइट ग्राउंड से एच हाइट पर देखता है ये पर्सन कि यहाँ तो हार्ड जगह है, तो हार्ड जगह में गिरेगा तो उसके हाथ पैर टूटेंगे। तो क्या कर देखता है कि एक्स डिस्टेंस पर पॉन्ड है, वो चाहता है कि पॉन्ड पे वो गिरे। तो जब पॉन्ड पे गिरे तो उसके लिए क्या करेगा, इस बैग को इस डायरेक्शन में फेंक देगा, मान लीजिए स्मॉल बी वेलोसिटी से, और खुद एक अपनी कैपिटल बी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव करता 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 पॉन्ड पे गिर जाएगा। हमें दो बातें बतानी है, किस वेलोसिटी से बैग को फेंके नंबर एक, और कितनी डिस्टेंस पर बैग यहाँ गिरेगा। मान लीजिए डी डिस्टेंस पर बैग यहाँ गिरता है। ठीक, दो बातें पता करनी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर हम बैग और अ मैन को एक सिस्टम मान के चलें तो जो बैग इसने फेंका वो इंटरनल फोर्स के अंडर में आएगा, और जहाँ इंटरनल फोर्स काम करता है वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इनिशियली मान लीजिए मोमेंटम इनका पी आई था, वही फाइनल मोमेंटम होगा। अब चूंकि इनिशियली जो है दोनों ही शुरू शुरू में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोमेंट था नहीं उनका, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उनकी ज़ीरो थी स्टार्टिंग में जब फेंकने के पहले। और जब फेंक दिया होगा तो ये बैग स्मॉल ई एम और वी मोमेंटम से गया होगा, और खुद और खुद की अपनी वेलोसिटी से दूसरी डायरेक्शन में गया होगा। इन दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम होगा। तो अगर हम यहाँ स्मॉल वी की वैल्यू पता करते हैं तो माइनस माइनस साइन से बताता है डायरेक्शन, तो एम वी अपॉन कैपिटल एम आ सकता है। अगर हम यहाँ कैपिटल वी की वैल्यू निकाल लें तो बहुत आसानी से स्मॉल वी पता चल जाएगा। ठीक, तो अब कैपिटल वी की वैल्यू कैसे पता करेंगे। देखो, मान लें कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इस पर्सन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t2 समय लगता है, t2 समय। और समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, आई इंटू स्पीड, जिस स्पीड से ये इस तरफ आएगा। तो अगर हम v पता कर लेते हैं तो t2 समय पता चल जाएगा। अच्छा, v तो हमने यहाँ पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, अब समय भी पता कर सकते हैं। मान लीजिए ये सीधे अगर आता ना, ये सब कुछ नाटक होता, सीधे आता, तो मान लीजिए सीधे आने में उसको t समय लगता। तो फार्मूला लगाते हैं हम लोग, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है, वो कैपिटल एच। अच्छा, इनिशियली जीरो स्पीड में था, मतलब इनिशियल तो उसका जो शुरुआत की स्पीड थी तो जीरो थी, रेस्ट से गिरा था, यू जीरो होगा तो हाफ जी और टी स्क्वायर। अब यहाँ टी स्क्वायर अगर हम टी देखें तो आ जाएगा 2h अपॉन जी का स्क्वायर रूट। ये यहाँ से यहाँ तक आने का समय है, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी चला है, तो यहाँ से यहाँ तक का समय भी देख ले उसी सेम इनिशियल स्पीड जीरो से। तो यहाँ से यहाँ तक समय मान लीजिए t1, सेम उसी तरह आ जाएगा 2h माइनस एच अपॉन जी। क्यों, क्योंकि हाइट ये पूरी h है और इतना स्मॉल h है, तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, h माइनस एच। तो ये टाइम, अब इस पूरे टाइम को, टी टाइम को अगर t1 से हम माइनस कर दें, यानी t1 माइनस कर दें टी टाइम में, तो ये वाला टाइम पता चल जाएगा, और यही टाइम हमको पता करना है। तो ये t2 जो हम बात पहले बोले t2, तो t2 क्या आ जाएगा, t माइनस t1 t2। ये t2 समय, यहाँ वाला टाइम ये वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक का आने का समय है। समय निकालेंगे तभी डिस्टेंस निकल पाएगी। तो यहाँ मैंने फार्मूला गलत लिखा है, यहाँ होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होना चाहिए। तो t2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, माइनस कर दीजिए, तो t2 आ जाएगा 2h अपॉन जी अंडर रूट में माइनस 2h माइनस h अपॉन जी। ठीक,
यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दें तो देखो x हमारा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा हमें तो स्मॉल b निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ कैपिटल B पता करते हैं, कैपिटल B पता करेंगे तो क्या आ जाएगा x/T2, और T2 कितना है, ये है x, और देखो ये जो रूट g है ना नीचे आएगा तो उसको ऊपर कर देते हैं तो झंझट खत्म हो जाएगी। 2h माइनस 2h माइनस h, और ये भी ब्रैकेट स्क्वायर रूट में रहेगा। ये हमारी क्या आ गई, ये कैपिटल B आ गई। अब इस कैपिटल B को यहाँ रख देंगे तो स्मॉल b आ जाएगा, बस कहानी बन जाएगी। माइनस साइन हटा दे रहे हैं क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन बताएगा, और यहाँ आ जाएगा mx/√g और डिवाइड बाई 2h माइनस 2h माइनस h, और ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी आ जाएगी बैग की, जो बैग जिस स्पीड से यहाँ के जाएगा। अब हमको पता करना है बैग कितनी डिस्टेंस पर गिरेगा। तो देखिए फिर से देखिए, इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है वो लेकिन वर्टिकल लग रहा है, हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स बाहर नहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है इंटरनल। तो जब इंटरनल फोर्स काम वहाँ करते हैं और अगर एक्सटर्नल फोर्स वहाँ एब्सेंट रहते हैं तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कंजर्व रहता है। यानी अगर फेंकने से पहले इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई कर रहा था सपोज, ठीक है, बैक का मास और इसका अपना खुद का मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा था। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास यहीं इसी लाइन पर ही रहेगा। जब ये नीचे आकर के यहाँ आएगा तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं रहेगा। लिहाजा सेंटर ऑफ मास को अगर हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, 0 0 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहीं रहेगा। तो अगर हम इसको देखें तो सेंटर ऑफ मास के फार्मूले से एक्सियम इज इक्वल टू बैग का मास स्मॉल m, और बैग ने कितनी डिस्टेंस कवर करी ये हम d ले लेते हैं, प्लस आदमी यानी मैन का मास कैपिटल M और उसकी वेलोसिटी v जो हम निकाल चुके हैं, फिर सम ऑफ टोटल मास, यही ना सेंटर ऑफ मास का फार्मूला है। तो हमने तो बोला कि एक्सियम सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा इसी लाइन पर, यानी कि और x डिस्टेंस नहीं कवर करेगा। इसी लाइन होने का मतलब उसकी x डिस्टेंस कवर नहीं होगी, यानी ओरिजिन ही रहेगा 0 0। अगर हम इसको मान लेते हैं इस लाइन को, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस को 0 0 मान लेंगे क्योंकि वो ओरिजिन पर ही है। तो अब हम लिख सकते हैं कि md प्लस m अपॉन m, ये m प्लस m, ये चला जाएगा उधर, ये हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, md प्लस m और v, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस mv अपॉन स्मॉल m। माइनस आने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में अगर हम इसको पॉजिटिव मानते तो इस डायरेक्शन में गिरेगा। डी डिस्टेंस हमने मानी थी, वो डी डिस्टेंस ये होगी लेफ्ट साइड में। ये इसका कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है और इसी से इस सवाल का आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।